जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का GLC IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नितिन यादव और आप लोग मेरे साथ में तैयार कर रहे हैं पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 4, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं समाजशास्त्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स की। और इसकी हम लोगों ने शुरुआत कल की थी और आगे के इस चरण में आज हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृति के प्रकार। ठीक है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मेंस की तैयारी बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है 3, 5 और 11, है ना। क्योंकि कितना ही नॉलेज आपको हो, लेकिन यदि आप इनकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे, एग्जाम में इनको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी सारी की सारी जो तैयारी होती है वो बेमतलब हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपको 3 नंबर में क्या पूछ सकते हैं, 5 नंबर और 11 नंबर में क्या पूछा जा सकता है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको लगातार जो हम लोग यहाँ से आप लोगों को तरीके बताने की कोशिश करें, इनको अपनाना है, अपनी तैयारी का अंग बना लेना है और लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए आप लोगों के सामने आज संस्कृति के प्रकारों की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो एक अमेरिकन समाजशास्त्री है, डेविड ऑसबर्न। क्या नाम था इनका? डेविड ऑसबर्न। और इन्होंने मेनली संस्कृति को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक है भौतिक संस्कृति और दूसरी है अभौतिक संस्कृति। बहुत आसान है। भौतिक संस्कृति क्या होती है? क्या होती है? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, है ना, जिसके द्वारा हमें इंद्रिय अनुभव हो सकते हैं। इंद्रिय अनुभव समझते हैं ना आप, जो हमारी, है ना, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जिनका ज्ञान प्राप्त करना संभव होता है, उन्हें हम कहते हैं इंद्रिय अनुभव, या उसे हम कहेंगे भौतिक संस्कृति, है ना। बिल्कुल इसका विपरीत है अभौतिक संस्कृति, यानी वो संस्कृति जिसमें इंद्रिय अनुभव नहीं हो सकते, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, जिसको मापा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है, हमारी संस्कृति का भाग होती है। आइए बात करेंगे इन्हीं के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले इनके कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया मैं, जैसे भोजन हो गया, वस्त्र है, आभूषण, भवन, गाड़ियाँ, गायन, वाद्य। कल भी हम लोगों ने इसकी बात की थी थोड़ी सी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रतीक चिन्ह हो गए, अभिवृत्तियाँ, विचार, विश्वास, गीत, नृत्य। इनके बारे में मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। चूँकि क्लास कनेक्ट हो सके इसलिए मैंने वापस से यहीं से शुरू किया। तो अब हम लोग इन लोगों को, इन जो कॉन्सेप्ट है, इनको अलग अलग बड़े स्पष्ट रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए आप लोग मेरे साथ में बड़ी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयास करें। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, मैं फिर लिख देता हूँ 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना। चाहे कितना ही नॉलेज हो जाए, अगर आप इनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हो तो वो किसी काम का नहीं होता। भौतिक संस्कृति की सबसे पहले बात करते हैं, है ना। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित, देखिए इस शब्द को हमेशा पकड़ के रखना है कि संस्कृति किसके द्वारा निर्मित होती? ईश्वर प्रदत्त या जन्मजात ना होकर मनुष्य के द्वारा, है ना, भली भांति रूप से बनाई गई होती है, सीखी गई होती है। ठीक है, उसका उत्पादन मनुष्य के द्वारा होता है। सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुएं जो भी हैं, है ना, जिनको भी मनुष्य ने बनाया है, उन्हीं को हम लोग सम्मिलित रूप से भौतिक संस्कृति कहते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। देखिए जो बातें अभी मैंने कही आपको, जिनको हम छू सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा जिनका आभास कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति में हम किसको किसको शामिल कर सकते हैं? अगर आपको परिभाषा आ जाती है तो कुछ आप यहाँ से उदाहरण डाल सकते हो, जैसे हो गई घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, मशीन, औजार, वस्त्र, वाद्य यंत्र, रेल। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो भी चीज़ें हमारी आवश्यकता पूर्ति कर रही है और जो दिखाई देती हैं, इंद्रियों से जिनका अनुभव हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, जिसके द्वारा मैं अपनी आवश्यकता को पूरा कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं अपने काम को आसान कर रहा हूँ। तो ये किसका पार्ट हुआ? भौतिक संस्कृति का। इस तरीके से आपको देखना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है कि सरल एवं आदिम समाजों की अपेक्षा जटिल और आधुनिक समाजों में क्या होती है? भौतिक संस्कृति की संख्या ज़्यादा होती है। बड़ा आसान है इसको समझना, है ना। पुराने समय में इंसान की ज़रूरतें कम थी और उन कम ज़रूरतों को मनुष्य अपने सीमित ज्ञान के आधार पर और अपने सीमित साधनों के आधार पर पूरा कर लेता था। लेकिन वर्तमान में आप देखिए कि ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है और उन आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ साथ उनकी पूर्ति के साधन भी उपलब्ध होते चले जा रहे हैं। आजकल क्या काम नहीं होता मशीन से, है ना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ गया कि वर्तमान में कई सारे शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, होटलों में खाना परोसा जा रहा है दोस्तों ड्रोन के द्वारा। अब आप देखिए
कि ड्रोन जो है वो जल्दी से काम पूरा भी कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ये आ जाए कि ड्रोन खाना बना के भी दे देता है ना, और क्योंकि रोबोट युद्ध तो लड़ने लग गया है। यानी कि जितने ज़्यादा हम आदिम समाज की, पिछड़े समाज की, ग्रामीण समाज की, सरल समाज की बात करते हैं तो वहाँ भौतिक संस्कृति की सीमित होती है। ठीक है, जितना हम लोग आधुनिक शहरी या कह लीजिए हम पश्चिमी समाज की बात करें, तो जितने विकसित समाज की बात करें उसमें भौतिक संस्कृति के रूप या कहना चाहिए कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 3 नंबरों में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो भौतिक संस्कृति होती है, या कहना चाहिए कि आदिम समाज में भौतिक संस्कृति कैसी होती है और विकसित समाज में भौतिक संस्कृति कैसे हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा कि 3 नंबर में आपको हमेशा विचार करना है, 5 नंबर में और 11 नंबर में क्या पूछ सकते हैं, लगातार आपको ये सोचते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। अगला पेज है आप लोगों के सामने, और यहाँ पर हम लोग भौतिक संस्कृति की विशेषताओं की बात करेंगे। चलिए बहुत संक्षेप में, सबसे पहले लिखा हुआ है कि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। बड़ा आसान है भाई। भौतिक संस्कृति में अभी बार बार आपसे कह रहा हूँ कि भौतिक संस्कृति वो होती है जो दिखाई देती है। आपका घर, आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी गाड़ी, आपका पेन, आपकी किताब, जितनी भी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता पूर्ति कर रही हैं और जो दिखाई देती हैं, उन्हें कहते हैं हम कि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। भौतिक संस्कृति संचयी होती है, यानी कि हम इनका संचय करके रख सकते हैं, कलेक्शन बना के रख सकते हैं। इसके अंगों में निरंतर क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है ना। उदाहरण के लिए कोई एक विधा है, जैसे मान लीजिए कि मेडिकल साइंस है, तो अब मेडिकल साइंस लगातार डेवलप होता चला जा रहा है, यानी कि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंगों में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। चूंकि भौतिक संस्कृति मूर्त है, अतः उससे मापा जा सकता है ना। जो भी चीज़ दिखाई देती है, जो भी चीज़ जिसका हम इंद्रिय अनुभव कर सकते हैं, उसका हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं, उसका मापन भी संभव है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से है ना पता होना चाहिए कि यहाँ हम बता सकते हैं कि ये कितने बाई कितने का मकान है, ये कितने मीटर का कपड़ा है ना, ये कितने किलोमीटर की रोड है। हर एक चीज़ को जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जो दिखाई देती है, वो हमारी संस्कृति का भाग होती है, भौतिक संस्कृति का। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भौतिक संस्कृति की उपयोगिता और लाभ का मूल्यांकन सरल है। किस एलिमेंट्स से, संस्कृति के किस भाग से, किस तत्व से हमें क्या लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को परिभाषित करना बड़ा सरल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र होते हैं। भौतिक संस्कृति में जैसे आज जिस मकान में मैं रहता हूँ, चाहूँ तो कल उसको मैं बदल सकता हूँ, यानी कि उसमें परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, आज जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, कल मैं इसको बदल दूंगा, यानी परिवर्तन हो चुका। लेकिन इसकी तुलना जब हम अभौतिक संस्कृति से करेंगे तो वहाँ आप देखोगे कि दोनों में से जो अभौतिक संस्कृति है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संस्कृति का प्रसार होने की संभावना जो है भौतिक संस्कृति में बिना परिवर्तन हुए हो जाती है, यानी कि यही संस्कृति आप किसी दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो बिना परिवर्तन किए, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में होती है, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। एक फिल्म देख रहा था मैं, सरदार का ग्रैंडसन, एक अर्जुन कपूर की फिल्म देख रहा था। उसमें तो वो पाकिस्तान से अपना घर उठा के ले आता है, इंडिया घर उठा के ले आता है। देखिए, ये बताया उसमें कि टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपना घर यहाँ ले आया। मतलब आप उस घर को बदले बिना देश बदल दिया आपने, यानी कि आपने स्थान बदल दिया, लेकिन कल्चर वही है। ठीक है, ये भौतिक संस्कृति में संभव है, क्योंकि घर भौतिक संस्कृति है। ठीक है, तो कुछ उदाहरणों से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अभौतिक संस्कृति की बात करते हैं तो जस्ट उसका विपरीत है। बिना ज़्यादा समय लगाए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मैकाइवर ने ये कहा कि भाई कई समाज में जो भौतिक जो संस्कृति होती है केवल अभौतिक होती है। तो ये प्रश्न मैंने बताया आपको कि पूछा जा सकता है कि किस समाज वैज्ञानिक ने या समाजशास्त्री ने केवल अभौतिक संस्कृति को ही माना है, अभौतिक को ही माना, भौतिक को नहीं माना, तो वो मैकाइवर है। इसी तरीके से सोरोकिन ने इसको क्या नाम दिया, तो भावात्मक संस्कृति का है। भावात्मक यानी कि जो भाव होते हैं और भाव दिखाई नहीं देते, यानी अमूर्त होते हैं, अभौतिक संस्कृति होती है वो। आगे चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ जिसका नाप तोल रंग रूप आकार नहीं होता, जो जिसका स्पर्श नहीं हो सकता ना, जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो कितना आसान है, बिल्कुल जस्ट उसका विपरीत है। तो जितनी आसान बनाते हैं हम चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा अंकदायी वो होती है परीक्षा हॉल में। तो पढ़ाई का नाम ही यही होता है दोस्तों। पढ़ाई यानी कि एक कला है और एक विज्ञान भी है।
कितना ज़्यादा फैली हुई चीज़ों को आप कंपाइल कर पाते हैं और कितनी कठिन चीज़ों को आप आसान अपनी भाषा में सामने वाले के सामने, यानी कि कॉपी चेक करने वाले के सामने आप प्रदर्शित कर सकते हैं। बस यही आपकी सफलता तय करता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों आगे। तो यहाँ आप देखिए कि लगातार हम लोग जो बात कर रहे हैं अभौतिक संस्कृति पे, है ना। तो यहाँ जो चीज़ें एग्जामिनेशन पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उन पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ से इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं कि ये जो शब्द दिए हुए हैं, जो जैसे यहाँ आप देखिए मानदंड है, व्यवहार है ना, विचार है, आपके व्यवहार है, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्ति, साहित्य, कला, ज्ञान, भाषा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिकल नहीं होती है, जो दिखाई नहीं देती है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि संस्कृति में भौतिक और अभौतिक दोनों तत्व मिले हुए होते हैं और इन दोनों का निर्माण किसने किया है? मानव ने स्वयं किया है। क्यों किया है? अपनी स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 3 मार्कर में यदि आपसे केवल पूछ लिया जाए अभौतिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति या केवल संस्कृति, तो तीनों की डेफिनेशन अलग अलग आप लोग नोट करके रखिएगा। इस लेक्चर के अंत में जब ये टॉपिक कवर होगा तब मैं आप लोगों को जो संभावित प्रश्न है वो भी यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा, है ना। तो आप लोग बस बने रहिए, लगातार इसको अच्छे से समझते रहिए। अब बात करते हैं अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं की। तो ये भी बड़ा आसान है समझना। देखिए इसको उसी पैटर्न पे चलेंगे, बिल्कुल सेम, है ना। कि अभौतिक संस्कृति कैसी होती है? वो मूर्त थी तो ये अमूर्त होती, ये दिखाई नहीं देती। बड़ा आसान है ना। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, अतः उसकी माप नहीं की जा सकती, क्योंकि भौतिक संस्कृति मूर्त थी तो उसको मापा जा सकता था, लेकिन ये अमूर्त है इसलिए इसका मेजरमेंट संभव नहीं है। इसका रंग, रूप, आकार बताना जटिल है। अभौतिक संस्कृति जटिल होती है क्योंकि देखिए, अगर मैं कहूँगा आपसे कि किसी वस्तु के बारे में मैं कहूँगा मोबाइल, तो आपके दिमाग में सीधे इमेज बन जाती है ना। कोई एक चीज़ जो भौतिक संस्कृति से रिलेटेड है वो सभी के लिए जैसे कि अभी MPPSC की तैयारी जितने लोग कर रहे हो, अब उसके लिए कोई एक किताब है, मान लीजिए कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक है, तो वो सब तैयारी करने वालों के लिए एक जैसी रहेगी, तो वो सरल होता है उसको देखना, उसको समझना। लेकिन किसके अंदर कितना नॉलेज है, किसकी मानसिक क्षमता कैसी है, किसकी मनोवृत्ति कैसी है, किसके अंदर मोटिवेशन कितना है, ये मेजरमेंट करना बहुत कठिन होता है। जबकि वो भी हमारी संस्कृति यानी कि अभौतिक संस्कृति के भाग, इसलिए कह रहे हैं कि भौतिक संस्कृति को सरलता से समझा जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति जो है उसकी तुलना में जटिल होती है। दोस्तों, अभौतिक संस्कृति की उपयोगिता और लाभ का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह नहीं किया जा सकता, है ना। जो ज्ञान आपने आज अर्जित किया है ना, उदाहरण के लिए वो आज हो सकता है आपकी सफलता में इतना बड़ा योगदान ना दे, हो सकता है आज पढ़ाई करके भी आपको परीक्षा में सफलता ना मिले, लेकिन ये नॉलेज आपको जीवन में कभी ना कभी काम आ सकता है। तो उसकी उपयोगिता कब होगी ये बताना कठिन है। लेकिन यदि मैंने मान लीजिए कि आज अगर कोई नया मोबाइल खरीदा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो मेरे लिए आज ही उसका मुझे पता लग जाता है। अगर मैंने नई बाइक लिए तो उससे मिलने वाली, अगर नई कार लिए तो उससे मिलने वाले लाभ या उपयोगिता मुझे आज ही समझ में आ जाते हैं। ये दोनों में अंतर है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम और धीमी गति से होता है, ये भी आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हो, क्योंकि अभौतिक संस्कृति यानी विचारों को, विश्वासों को, मान्यताओं को बदलना बहुत कठिन होता है। मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन तो नहीं, लेकिन कठिन बहुत होता है। सांस्कृतिक प्रसार के दौरान अभौतिक संस्कृति के तत्व को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, वरन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैंने कहा था कि जब सांस्कृतिक प्रसार का मतलब होता है संस्कृति को शिफ्ट करना, हस्तांतरण करना। तो भौतिक संस्कृति, अगर आपका घर था तो आपके पिताजी को उससे आपके पिताजी को आपके दादाजी से मिला होगा और उनके बाद हो सकता है वो आपको उसी रूप में मिल जाए, लेकिन ज्ञान उसी रूप में नहीं मिलता, नॉलेज उसी रूप में नहीं मिलता, है ना, आत्मविश्वास उसी रूप में नहीं मिलता। तो इसमें क्या होता है, परिवर्तन जरूर हो जाता है। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आध्यात्मिक और आंतरिक जीवन से, क्योंकि जैसे मैंने कहा भौतिक संस्कृति चूंकि मूर्त होती है तो वो मानव से परे होती है, अलग होती है, जबकि जो अभौतिक संस्कृति है उसके तत्व हमारे व्यक्तित्व में होते हैं। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ हम लोगों ने, है ना, रामधारी सिंह दिनकर की जो कल मैंने आप लोगों को परिभाषा बताई थी पिछले लेक्चर में, वो आप लोगों को याद रखना है कि उसमें उन्होंने कहा है कि ये हमारे स्वभाव का उसी तरीके से अंग बन चुके हैं जिस तरीके से फूलों में सुगंध होती है, जिस तरीके से दूध में मक्खन होता है, वैसे ही संस्कृति हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में
हमारे आचार व्यवहार में शामिल हो चुकी है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन दोनों में अंतर मैंने कल आप लोगों को स्पष्ट किया था, थोड़ी सी बात एक बार और कर लेते हैं हम लोग। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर है, तो मोटे तौर पर हम लोगों ने बात की थी, लेकिन गहराई से बात कर लेते। देखिए है ना, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, दोनों का एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत होता है। ये अमूर्त होती है अभौतिक, जबकि भौतिक संस्कृति दिखाई देती है, यानी कि फिजिकल होती है, मूर्त होती है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है, अभी मैंने बताया, क्योंकि ये हमारी आंतरिक पक्षों से जुड़ी हुई होती है और आंतरिक पक्षों को, हमारे व्यक्तित्व के गुणों को बदलना बहुत कठिन होता है, बहुत समय लगता है उसमें, क्योंकि इसका विकास भी युग युगांतर में होता है दोस्तों। ठीक है, अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है। अभी बात की मैंने, जैसे मेरे विश्वास, मेरी उपासना की पद्धति है ना, मेरी श्रद्धा भाव, मेरे जितने भी इमोशंस हैं है ना, वो भी मेरी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, मेरी संस्कृति के ही पार्ट है, लेकिन वो मेरे आंतरिक है। जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध किससे, बाहरी जीवन से है ना। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है यहाँ पे, वो भौतिक संस्कृति है, वो मुझसे बाहर है। जबकि अभौतिक संस्कृति मेरे ही व्यक्तित्व में होती है। अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से होती है ना, जबकि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से होती है। ज्ञान बढ़ाना उतना समय लगता है, ज्ञान बढ़ाने में, नॉलेज बढ़ाने में, अनुभव बढ़ाने में समय लगता है। लेकिन अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं 2 कर सकता हूँ, बस मेरे पास पैसे होना चाहिए। एक पेन है तो दूसरा खरीद सकता हूँ, तुरंत 1 से 2 हो जाएंगे। लेकिन मेरा नॉलेज एकदम से इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा जितनी जल्दी से ये जो मूर्त वस्तुएं होती है, इनका संग्रह बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए भौतिक संस्कृति जो होती है, देखिए अगली विशेषताओं की बात करें, दोनों में अंतर करते हुए हम लोग, भौतिक संस्कृति मूर्त होने के कारण उसको सरलता से माप किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति जो है उसका माप नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने माप की बात कर ली। यानी कि मैं आपसे ये कहूँगा, पढ़ने का एक तरीका है कि यहाँ से एक शब्द पकड़ो, जैसे इसकी प्रकृति पकड़ लिया आपने, यहाँ से एक शब्द प्रकृति यानी नेचर। तो भौतिक संस्कृति की प्रकृति कैसी होती है, सरल होती है, जबकि अभौतिक की जटिल होती है, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उसका माप ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो आंतरिक बातें, चूंकि वो परिवर्तनशील है और मानव व्यवहार तो सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील है। ठीक है, इस वजह से अब यहाँ देखिए इसकी ये संचयी प्रकृति की होती है, यानी कि आप भौतिक संस्कृतियों का क्या कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो, उनका संचय कर सकते हो, उनका कलेक्शन बना सकते हो, जबकि उस तरीके से अभौतिक संस्कृति का संचय नहीं हो सकता। भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन लाभ और उपयोगिता के आधार पर जल्दी से हो सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का, अभी मैंने कहा कि आज जो नॉलेज आपको मिल रही है वो आपको भविष्य में किस दिन काम में आएगी, आप अभी से उसकी उपयोगिता को तय नहीं कर सकते। हो सकता है जैसे बचपन में बहुत सारे लोग कहते थे कई जगह पे कि यार पढ़ के क्या कर लोगे, लेकिन आज आपको पढ़ाई का महत्व समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है। आगे बात करेंगे हम दोनों की। अब हम लोग विशेष रूप से संस्कृति की क्या विशेषताएं होती हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए अपने सामने कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार होता है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार होता है, यानी कि चाहे वो संस्कृति भौतिक हो, समझने की कोशिश करिएगा, चाहे अभौतिक हो, है ना, दोनों का विकास सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमने स्वयं अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सृजित किया है, तो वो उसका विकास कैसे हुआ, सीखने के माध्यम से। चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो घर बनाने की कला हो, चाहे वो पढ़ने और पढ़ाने की कला हो, ये हमने एक दूसरे के साथ समय के साथ साथ देख देख करके इसको सीखा और वो डेवलप होते हुए आज इस परिष्कृत रूप में, आधुनिक रूप में, सबसे उत्तम रूप में आपके सामने होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृति कैसा व्यवहार होता है जिसको सीखा जा सकता है, और जो सीखा जा सकता है उसमें बदलाव भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, है ना। आप संस्कृति को सीखते हो। दूसरा विशेषता है संस्कृति सामाजिक होती है, यानी कि संस्कृति का विकास और संस्कृति का अस्तित्व समाज के अंदर है। यदि कोई व्यक्ति घोषणा करे कि मैं आज संस्कृति को त्याग देता हूं, तो वो समाज में रहते हुए संस्कृति को त्याग नहीं सकता, क्योंकि संस्कृति, जैसे मैंने कहा था कि संस्कृति हमारे यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उस तरीके से मिली हुई होती है जिस तरीके से फूलों में सुगंध और जिस तरीके से दूध में मक्खन। ये रामधारी सिंह दिनकर की परिभाषा मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो संस्कृति सामाजिक होती है, यानी कि समाज से भिन्न कोई संस्कृति हो ही नहीं सकती।
संस्कृति का अस्तित्व केवल समाज के अंतर्गत ही संभव है ना। आगे देखा, संस्कृति हस्तांतरित होती है, यानी कि संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज को या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जा सकता है ना। आज हम जो कुछ सीखते हैं, देखिए आप आधुनिक बनिए, अच्छी अंग्रेजी की शिक्षा लीजिए, पश्चिमी शिक्षा लीजिए, लेकिन कहते हैं ना कि हम अपने मूल्यों को, अपनी वैल्यूज़ को ना छोड़ें। उन वैल्यूज़ को हमको लगातार बांध के रखना है, उनको हमको सीख के रखना है, उनको हमको पकड़ के रखना है और अगली अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उससे अवगत कराना है, उसके गौरव को सिखाना है, उसके गौरव से अवगत कराना है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का हस्तांतरण संभव है। और ये बात तो मैंने कई बार कही कि संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो मकान की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, है ना, ये जितनी भी, चाहे भौतिक संस्कृति हो या अभौतिक संस्कृति हो, इसका विकास और परिष्कार किसके द्वारा किया गया है, मनुष्य के द्वारा। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये बात भी मैंने बार बार कही। संस्कृति को मानव ने निर्मित ही इसलिए किया है ताकि मनुष्य के जीवन की, है ना, चाहे भौतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति से संभव है। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, बिल्कुल सही बात है। आप बुंदेलखंड जाओगे तो वहाँ की अलग संस्कृति, आप मालवा में आओगे तो आपकी यहाँ अलग संस्कृति, आप राजस्थान जाओगे तो अलग संस्कृति, आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो अलग संस्कृति, आप साउथ इंडिया में जाओगे तो अलग संस्कृति। यानी कि हर समाज की, आप भारत में रहोगे तो अलग संस्कृति, आप अमेरिका जाओगे तो अलग संस्कृति, आप गांव में जाओगे तो अलग संस्कृति, आप शहर में जाओगे तो अलग संस्कृति। यानी संस्कृति हर समाज के अनुसार बदल जाती है, यानी कि हर समाज की अपनी विशिष्ट स्पेशल कल्चर होता है। संस्कृति में अनुकूलन का गुण होता है, यानी कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के अनुकूल हो जाती है, उसके बहुत सारे तत्वों को ग्रहण कर लेती है और इसी को सांस्कृतिक संक्रमण कहते हैं। इसकी बात हम लोग करेंगे। संस्कृति अधिसावयवी है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। सावयव का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सावयव का मतलब क्या होता है बच्चों। सावयव का मतलब होता है शरीर, है ना, शरीर। सअवयव जो अंगों से मिलके बना है उसको कहते हैं सावयव। अधिसावयवी यानी कि शरीर से ऊपर है ना। हम अपने अंगों के द्वारा संस्कृति का सृजन कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अधि का मतलब क्या होता है, अधि का मतलब होता है प्रभावी, अधि का मतलब होता है ऊपर, अधि का मतलब होता है प्रधान, यानी कि ये मानव के ऊपर है। इसको ऐसे समझिए कि मैंने संस्कृति का निर्माण किया है, मैंने अकेले ने नहीं कहना चाहिए कि मानव समाज ने संस्कृति का निर्माण किया, लेकिन आज संस्कृति जो है वो मानव समाज के ऊपर हो गई। जैसे राजनीति को मनुष्य ने बनाया, लेकिन आज राजनीति किससे ऊपर हो गई, मनुष्य के ऊपर हो गई है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। आज राजनीति प्रधान हो गई और मनुष्य सेकेंडरी हो गया, समझ में आया। धर्म इंसान ने बनाया है, लेकिन उस धर्म की वजह से इंसान मर जाते हैं आपस में, यानी कि धर्म जो है वो इंसान से ऊपर हो गया। यह है अधिसावयवी, ठीक है। अधिवैयक्तिक, अधिवैयक्तिक का मतलब है किसी एक इंसान से, वैयक्तिक का मतलब होता है एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन से संस्कृति को कोई नुकसान नहीं होता। अगर मैं अकेला बोल दूं कि मैं इस संस्कृति को त्याग रहा हूं तो हाँ त्याग दूं, मैं चिल्लाता रहूं त्याग दिया, लेकिन मैं त्याग नहीं सकता। और अगर मैं त्याग भी दूं, कहीं दूर जंगल में भी चला जाऊं संस्कृति को छोड़कर, तो भी इस संस्कृति का विनाश नहीं होगा मेरे अकेले के जाने से। यानी कि एक मनुष्य के व्यक्तित्व से ऊपर होती है संस्कृति। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी विशेषताएं आप लोगों को बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, या अगले पृष्ठ पे हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ अवधारणाएं हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए 3 नंबर और 5 नंबर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इन पर। सबसे पहली चीज़ है मूल्य या वैल्यू। अब देखिए यहाँ जो परिभाषा लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं, फिर मैं अपने शब्दों में आपको समझाऊंगा। क्या लिखा हुआ कि एक संस्कृति में अच्छे, उचित, वांछनीय या बुरे, अनुचित, अवांछनीय रूप में क्या माना जाता है उसे मूल्य कहा जाता है। क्या माना जाता है, यानी कि जो माना जाता है, माना जाता किसमें, एक संस्कृति यानी एक समाज में क्या माना जाता है। यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि किन चारित्रिक गुणों को मान्यता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, समाज की मान्यता प्राप्त होती है दोस्तों, उसी को कहा जाता है मूल्य, है ना। जैसे मैंने
आपको ये कहा था कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको किताब से ज़्यादा जो है किताब से बाहर निकलने की, फिल्मों को देखने की ज़रूरत होती है। फिल्मों में आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे एक फिल्म का नाम मुझे याद आ रहा, मोहब्बतें एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन जो होते हैं गुरुकुल के प्रधान होते हैं और वो बार बार आके एक डायलॉग बोलते हैं कि प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन इस गुरुकुल के 3 आधार स्तंभ हैं। वो प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन वो आखिरी तक किसी कीमत पर नहीं छोड़ते और उनके प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता होती है ना। आप लोगों ने कई बार ये डायलॉग सुना होगा फिल्मों में कि मेरे अपने उसूल हैं, मेरे अपने उसूल हैं, मेरे कुछ नियम हैं, मेरे कुछ उसूल हैं, वो उसूल ही मूल्य कहलाते हैं। लेकिन उनके पीछे क्या होती है? समाज की मान्यता की शक्ति होती है। यदि किसी समाज में जो प्रचलित मूल्य हैं, यदि आप उनके अनुसार आचरण करते हो तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और यदि आप उनके विपरीत आचरण करते हो तो उस समाज से आपको सजा हो सकती है, उस समाज के आपको कहना चाहिए कि बुराई झेलना पड़ सकती है, प्रतिबंध झेलना पड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई परंपरागत पंचायतें अपने समाज के आदर्शों का जो लोग पालन नहीं करते उनको अपने समाज से बदर कर देती है, बाहर निकाल देती है। कह देते हैं ना कि इसको देश निकाला दे दो या इसको बिरादरी से बाहर कर दो। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, वो सब यहाँ पे आती है। तो मूल्य यानी कि जिनको मान्यता प्राप्त हो, किसकी मान्यता प्राप्त हो? समाज की। किस रूप में? कि उसका आचरण करना। मूल्य आदर्शात्मक गुण होते हैं और उनका आचरण करना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए तो आवश्यक होता ही होता है, क्योंकि समाज से उसको कुछ मिलता है, प्लस समाज के अस्तित्व के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है। अब कुछ बुरा भी हो सकता है। देखिए, अच्छाई बुराई से मूल्य का लेना देना नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ नैतिक मूल्य नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ मूल्य लिखा हुआ है। किसी समाज में यदि सती प्रथा भी चल रही, किसी समाज में यदि जातिगत विवाह की बात भी चल रही है ना, किसी समाज में यदि आज भी जाति प्रथा के जो कहना चाहिए बुराइयाँ वो पाई जाती है, तो भी वो उसके मूल्य होंगे। तो मूल्य का अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मानदंड, मानदंड या इसको कहा जाता है बच्चों नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि एक प्रतिमान है, मानक प्रतिमान। प्रतिमान को बोलते हैं कि एक समुच्चय भी कह सकते हो इसको, है ना। कैसे व्यवहार आप करोगे उन व्यवहारों का समुच्चय, है ना। या आप इसको कह सकते हो कि वो एक प्रकार से कहना चाहिए कि एक चारित्रिक गुणों का एक मॉडल है, एक मॉडल है, एक आदर्श है ना। इसको क्या कह सकते हो? एक आदर्श है ना। जैसे कि आप लोगों ने समाज में देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जब मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है तो उसमें हर शब्द के आखिरी में, हर सेंटेंस के आगे में चाहिए शब्द लिखा हुआ है। कैसे? सुबह जल्दी उठना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जितने भी चाहिए 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 चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, समय पर काम, XYZ जिसमें भी चाहिए लगा हुआ है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी आदर्शात्मक वो लगती है। जैसे लिखा हुआ ना यहाँ पे, आदर्शात्मक बातें। देखिए, आदर्शात्मक बातें औपचारिक होती है वो, है ना। अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो आदर्शात्मक बातें हैं बच्चों, उसी को कहते हैं उस समाज के मानदंड। और यहाँ पर लिखा हुआ मानदंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक और एक होते हैं अनौपचारिक, है ना। औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि जब नियम लिखित हों तो वो औपचारिक, और जब सिर्फ उनका पालन सब लोग कर रहे हैं तो वो अनौपचारिक। जैसा हमारा संविधान औपचारिक है और जो हमारे पारिवारिक मूल्य होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। दोनों ही मिल करके जो एक सेट बनाते हैं, जो एक आदर्श, एक आदर्शों का एक समुच्चय बनाते हैं, उसी को मानदंड कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ और शब्दावली यहाँ पर आ रही है, कुछ और शब्दावली यहाँ पर आ रही है। आदर्श संस्कृति और वास्तविक संस्कृति, है ना। अब देखिए, बड़ा आसान है इसको समझना। संस्कृति की आदर्शता से तात्पर्य है कि लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, समझिएगा, और किस तरह से जीना चाहिए। कहते हैं ना कि अच्छे काम करो बेटा, घर वाले सिखाते हैं, गलती नहीं करना। देखो, कई बार उदाहरण देते हैं कि देखो वो कितना अच्छा है, वो कितनी पढ़ाई करता है, उसके कितने नंबर आते हैं। ये जो चीज़ें हैं, यानी कि एक आदर्श, एक आइडल आपको जीने का तरीका बता रहे हैं कि तू भी ऐसा बन, एक आदर्श व्यक्तित्व की तरफ इशारा कर रहे हैं।
जैसे हम भगवान राम की बात करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जैसे पुराने लोग कहते हैं हमारे टाइम पे बहुत अच्छा था, अभी तो समय बहुत बदल गया, हमारे टाइम पे लोगों में बहुत आत्मीयता थी, बहुत अच्छे संबंध होते थे। तो ये जो वो बता रहे हैं ना, ये जो संस्कृति को, वो आदर्श है। लेकिन वास्तव में क्या है भाई, एक तो राम राज्य की हम बात करते हैं, लेकिन आज की गवर्नमेंट कैसी है, आज की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी है, समझ में आ रही ना बात। एक हम लोग स्वर्ग के राज्य की बात करते हैं, वो एक आदर्श है, उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श संस्कृति, जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ ख्याली पुलाव भी हो सकती है। और एक जो वास्तव में है, जो एक्चुअल है, जो आज दिख रही है, जो हमने वास्तविक जीवन में फील की है। आप इसको पढ़िएगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, तो बहुत आसान से ये डिफिनेशन आपको समझ में आने वाली है। आगे चलते हैं, अप्रकट, प्रकट और अप्रकट संस्कृति। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। 3-3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है आप लोगों को। प्रकट संस्कृति क्या होती है? प्रकट संस्कृति वो होती है जिससे हम परिचित हैं, और अप्रकट संस्कृति वो होती है जिसको अभी हम जानते नहीं है, बस इतना सा, ठीक है। जैसे हड़प्पा की खुदाई जब नहीं हुई थी, तो उसके पहले वहाँ कोई संस्कृति थी, वहाँ लोग कैसे जीते थे, वहाँ लोगों की जीवन शैली क्या थी, वहाँ सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, ये हमें क्या पता था। जब खुदाई में कुछ साक्ष्य मिले, तो साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने अंदाजा लगा के पता कर लिया कि उस समय पर ऐसा होता होगा। अभी भी हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसे सिविलाइजेशन मिले आगे चल के जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते। तो जिनके बारे में हम नहीं जानते वो अप्रकट, और जिनके बारे में हम जान गए हैं वो प्रकट संस्कृति, ठीक है। बस इतना सा ही है, इसको पढ़ेंगे तो मेरी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, कल्चरल रिलेटिविज्म, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब क्या करते हैं हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद की, जब हम दो संस्कृतियों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? जब हम दो अलग अलग, चाहे वो स्थान के आधार पे भिन्न हो, चाहे समय के आधार पे भिन्न हो, चाहे आर्थिक स्थिति के आधार पे हो, चाहे सामाजिक स्थिति के आधार पे हो, चाहे धार्मिक या किसी अन्य स्थिति के आधार पे हो, जब हम एक संस्कृति और एक संस्कृति में, जैसे कि मान लीजिए कि ये पश्चिमी संस्कृति और ये भारतीय संस्कृति, जब हम इनमें तुलना करेंगे, जब इनमें हम समानता और असमानता की बात करेंगे, तो उसको कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। समझ में आ रहा है? जैसे मैं उठा लूं कि परिवार, अब परिवार भारत में भी और परिवार अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका के परिवार की संरचना और भारतीय परिवारों की संरचना में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको। गांव में भी परिवार होता है और शहर में भी परिवार होता है, लेकिन दोनों में आप देखेंगे गांव में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली होती है ना, गांव में ज़्यादातर संयुक्त परिवार होते हैं, जबकि शहरों में ज़्यादातर एकल या नाभिक परिवार होते हैं। दोनों में बड़ा अंतर होता है। महिलाओं की स्थिति गांवों में क्या होगी, शहरों में क्या होगी, दोनों अलग अलग होती है। तो जब हम उनकी तुलना करते हैं तो उसको कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, है ना। दो भिन्न संस्कृतियों के अलग अलग एलिमेंट्स की तुलना करना, यह कॉन्सेप्ट कहलाता है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। देखिए आप लोगों के सिलेबस में बच्चों बहुत अलग से मेंशन किया हुआ ये टॉपिक कि भारतीय संस्कृति की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना। भारतीय संस्कृति की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और इनको हम लोगों को तैयार करना है। तो सबसे पहले दीर्घकालीन स्थायित्व। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है ना। जैसे मिस्र की संस्कृति हम कहते हैं कि बहुत पुरानी संस्कृति, वैसे भारतीय संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, चीन की संस्कृति, ये संस्कृतियाँ काफ़ी पुरातन प्राचीन संस्कृतियाँ हैं। और ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना इंडियन सिविलाइजेशन है, जिसकी शुरुआत जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है, और जो आगे चल करके फिर हम लोग पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता आती है, उत्तर वैदिक सभ्यता आती है, और फिर वहाँ से आज आधुनिक सभ्यता तक हम पहुँचे। तो एक इसका बहुत लंबा भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि अलग से देखिए ये टॉपिक है और आपको 5 नंबर में ये पूछा जा सकता है, ये डिटेल में आपको 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है। या इसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, विशेषता बताते हुए उनमें होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, ऐसा आपको 11 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ देखिए दीर्घकालीन स्थायित्व यानी कि बहुत समय से और स्थायी है ना। इतने लंबे समय तक कोई संस्कृति स्थायी नहीं रह सकी है, कई संस्कृतियों का पतन हो चुका है। जैसे हम लोग पढ़ते कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था, है ना। कई सारी विश्व की कई सारी जो संस्कृतियां हैं वो प्राचीन काल में तो थी, लेकिन बाद में उनका अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन ये दीर्घकाल से है और इसका अस्तित्व बना हुआ, लगातार इसके अंतर्गत क्या होता चला जा रहा है, परिवर्तन और इसका परिष्कार होता चला जा रहा है।
तो ऐसी भारतीय संस्कृति है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्यापकता, भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत व्यापक संस्कृति है, बहुत विस्तृत है, न केवल समय के आधार पर बल्कि इसके जो आंतरिक विशेषताएं हैं या जो इसके जो अंग हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत व्यापक है। चाहे भाषा की बात करें, चाहे खान पान की बात करें, चाहे वेशभूषा की बात करें, है ना, चाहे हम लोग शिक्षा पद्धति की बात करें, चाहे हम लोग जीवन जीने के तरीकों की बात करें, चाहे हम लोग परंपराओं की बात करें, चाहे तीज त्योहार की बात करें। आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओगे तो अलग मिलेगा, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो अलग मिलेगा। आज के ही समय में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में यदि आप चले जा रहे हो तो वहाँ का खान पान भी अलग है आज ही की तारीख में, ठीक है। वहाँ पर आज भी लंबे लंबे कोट पहनकर लोग मिलेंगे, लेकिन वहीं अगर आप तमिलनाडु या केरल चले गए तो वहाँ पर आपको लुंगी बांधे हुए लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की संस्कृति में क्योंकि इतनी ज़्यादा जलवायविक विविधता है तो सांस्कृतिक विविधता भी उसके कारण जन्म ले गई भारत में। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है भारतीय संस्कृति में? विविधता और व्यापकता। मिली जुली या मिश्रित संस्कृति, जैसे हमारे देश में कुछ समय से एक बात चली थी, एक कॉन्सेप्ट चला था असहिष्णुता, और कई सारे एक पूरा का पूरा गैंग तैयार हो गया था हमारे देश में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक पूरा का पूरा वर्ग तैयार हो गया था जो ये बोल रहा था कि 2014 के बाद में भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है। लेकिन मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि यदि आप पूरा भारत का इतिहास उठा के देखोगे तो भारत से बड़ा कोई सहिष्णु संस्कृति वाला देश कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो भी संस्कृति भारत से आई, चाहे वो अरेबियन हो, फारसी हो, यूरोपियन हो, डच हो, स्पेनिश हो, है ना, फ्रेंच हो, कितने लोग आए भारत में और हर किसी की संस्कृति को हमने अपना लिया। यदि आज आप गोवा जाओगे ना तो आपको वहां पर एक पुर्तगाली कल्चर दिखाई देगा। यदि आप आज भी पौंडीचेरी जाएंगे तो आपको वहां पर घूमने से फ्रांसीसी कल्चर दिखाई देगा भारत के अंदर। ये भारत में ही संभव है ना। आज देखिए मुस्लिम कल्चर है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म, इतने सारे कल्चर जो भी हमारे भारत में आया, जो भी हमसे जुड़ा, उसको हमने गले लगा लिया और उसको पूरी तरीके से अपना बना लिया। इसीलिए भारतीय संस्कृति को क्या कहते हैं? मिली जुली है। भारतीय संस्कृति का अपना कोई एक स्थायी स्वरूप बताना ही मुश्किल है। विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति का स्थायी रूप है, या कहना चाहिए कि ये इसकी एक विशिष्ट विशेषता है। दार्शनिकता तथा आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। यहाँ का दर्शन जो कि बहुत पुरातन है, और आध्यात्मिकता यानी कि भारतीयों ने, है ना, जिस समय पर विश्व की जो संस्कृतियाँ हैं वो भौतिकता या विलासिता की बात करती है, उस समय पर जो भारतीय संस्कृति है वो किससे जुड़ी हुई रही है? आध्यात्मिकता से। याद करिए 1893 का विवेकानंद जी का भाषण, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता पर एक ऐसा भाषण दिया था जो कि विश्व प्रसिद्ध भाषण माना जाता है। तो वहाँ से आप चीज़ें उठा सकते हो इसको करने के लिए। यहाँ आपको याद रखना है कि हर चीज़, ये ऐसी चीज़ें जो कोई भी लिख सकता है, लेकिन बच्चों ध्यान देना है कि सिर्फ बातें नहीं करके आना है, फैक्ट होना चाहिए आपके उत्तर में। बिना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के आपको मेंस में उत्तर कितने अच्छा लिख कर आ जाओ, नंबर नहीं मिलेंगे। केवल ख्याली बातें लिख करके आने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सहिष्णु और उदारता, मैंने अभी कहा आपको, सहिष्णु का मतलब होता है सहनशील है, यानी कि हर संस्कृति को हमने आने दिया, दरवाजे खोले और उनको अपना लिया, कुछ उनको दिया, कुछ उनसे लिया, और इसी वजह से ये इतनी व्यापक हो गई। समन्वयक परक, यानी कि हमारी संस्कृति ने किसी दूसरी संस्कृति का कभी भी विरोध नहीं किया। भारतीय संस्कृति की यह अद्वितीय विशेषता है कि हर संस्कृति के साथ में एडजस्ट हो जाती है ना, हर संस्कृति के साथ में समन्वय बिठा लेती है। सत्य और अहिंसा पर बल, सत्य और अहिंसा पर बल हमारी संस्कृति में पूरा प्राचीन काल से रहा है। केवल गांधी जी की बात नहीं है। आप जैनिज्म की बात करिए, आप बुद्धिज्म की बात करिए, आप उससे भी पहले से भी जब बात करेंगे तो सनातन संस्कृति का जो उद्भव है या जो आधार है वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे आदर्शों पर आधारित है। बात करते हैं आगे तो जाति व्यवस्था हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से रही है ना। पहले इसका जो आधार होता था बच्चों, वो होता था कर्म, कर्म पर आधारित थी, तब इसे कहते थे वर्ण व्यवस्था। और जैसे ही वो उत्तर वैदिक काल में कर्म के स्थान पर किस पर आधारित हो गई? जन्म पर, और जन्म पर जैसे आधारित हुई तो एक नई जो व्यवस्था बनी उसे जाति व्यवस्था कहते हैं। इस जाति व्यवस्था से ही मनुष्य के बीच में क्या हुई? वर्गीय विभिन्नता आने लगी है ना। जाति के अलग अलग नाम होते हैं, आप जानते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा जातियाँ पाई जाती है।
जितना दुनिया के किसी देश में नहीं पाई जाती। ग्राम्य प्रधान, आज भी कहते हैं कि असली भारत देखना है तो कहाँ जाओ, गाँव में। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसके आदर्श स्वरूप कहाँ देखने को मिलेगा आपको, वो देखने का मिलेगा आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण भारत में। कर्म के सिद्धांत को महत्व देना, मैंने कल भी कहा था कि कर्म का सिद्धांत भारतीय संस्कृति का मूल आधार होता है बच्चों, कि जो हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा अगला जन्म तो होगा ही होगा, लेकिन इस जीवन में भी हमें उसका फल भोगना पड़ता है। गीता में तीसरा जो अध्याय है वो पूरा कर्म योग पर है और वो भारतीय संस्कृति की ही विशेषता बताता है आपको। जैसा आप कर्म करोगे, कर्म के बंधन से कोई भी जीव मुक्त नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं तो नहीं करना भी कुछ करना ही होता है। यानी कि जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरी श्वास चल रही है, तब तक मैं कर्म के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं और कर्म ही प्रधान है। जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा ही मैं आने वाला जीवन अपना निर्धारित करूंगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिसाइड किया। यहां से आप लोगों को 11 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे इसको पढ़ते हैं। मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप लोगों को इन चीज़ों को तैयार करना था। अंत में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है बच्चों, GLC IAS इंदौर का जो आप लोग जानते हैं कि काफ़ी प्रतिष्ठित इनका रिजल्ट होता है हमेशा, है ना। कुछ ही समय पहले मैं यहाँ जुड़ा हूँ, तो आप लोगों के लिए बड़ी श्योरिटी से एक शिक्षक होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़िए और उसके लिए मिन्स 2021 का टारगेट बैच, है ना, क्लासरूम प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जो केवल 50 सीटों के साथ, है ना, मिनिमम फ़ी है यहाँ पर। और आप लोग यहाँ पर जरूर जुड़े, अपने सिलेक्शन को संभावित बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना आपकी बढ़ जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो ऑनलाइन बैच के साथ साथ ऑफलाइन बैच भी 23 जून से यहाँ पर जो है वो इसके लिए एडमिशन शुरू हो गए। ये जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पर आप जरूर इंक्वायरी प्राप्त करें दोस्तों। जय हिंद।